बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, हमने मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट किया हुआ है। हमने पहले पढ़ा है कि मॉडल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है, फिर हमने कम्युनिकेशन मॉडल की कुछ टाइप्स पढ़ी थी, हमने उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन के मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स जो हैं वो कौन से हैं, किसने पेश किए, उनके क्या एलिमेंट्स हैं, उनको कितनी पजीराई मिली या उन पे कितना क्रिटिसिज्म हुआ, या कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए वो कितने इफ़ेक्टिव हैं या कितने इफ़ेक्टिव नहीं हैं, या उनमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं। हम आज उनको डिस्कस करेंगे। बुनियादी तौर पर हम 4 मॉडल्स पढ़ेंगे इसमें। मैं आज चारों ही मॉडल्स आपको एक्सप्लेन करूँगी इस लेक्चर में। पहला हमारा जो मॉडल है वो है लैज़वेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लैज़वेल जो मॉडल है, इसका नाम लैज़वेल इसलिए है क्योंकि जिस शख्स ने ये मॉडल प्रेजेंट किया था उसका नाम हैरल्ड लैज़वेल था। वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, अमेरिका से बिलोंग करता था। उसने 1948 में ये मॉडल जो है कम्युनिकेशन का प्रेजेंट किया था। इसका जो मॉडल है बेसिकली इसके 5 बुनियादी एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि वो कहते हैं कि हु, कौन, जिसको कि हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि सेंडर या सोर्स, कि कौन है जो मैसेज दे रहा है। सेज व्हाट, उसका क्या मैसेज है, वो क्या कहना चाहता है, जो हमने पढ़ा था कि मैसेज, ठीक है। थर्ड नंबर पे इन विच चैनल, वही जैसे कि हमने पढ़ा था कि चैनल हमारा क्या है, हम किस सोर्स से अपना मैसेज जो है वो आगे पहुंचा रहे हैं। टू होम, टू होम से यहाँ पर क्या मुराद है, आपके रिसीवर्स या आपकी ऑडियंस, किसके लिए वो मैसेज जो है बनाया गया है, किसके लिए वो पैगाम बनाया गया है। इसमें जो एक डिफरेंट और नई चीज़ है वो है विद व्हाट इफ़ेक्ट, कि उसके क्या असरात क्या हैं, जो मैसेज आपने कन्वे किया है उससे लोगों के ऊपर, आपके ऑडियंस के ऊपर, आपके रिसीवर्स के ऊपर असर क्या हुआ है। ये जो कम्युनिकेशन का मॉडल है, इसमें जब हम इसको देखते हैं इसके 5 पॉइंट्स को, तो इसमें बेसिकली वो क्या कहता है कि हु यानी कि कम्युनिकेटर, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल एनालिसिस, कि आप चेक रखें उसके ऊपर कि कौन है, उसको देखें कि मैसेज भेजने वाला शख्स कौन है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका लोगों के ऊपर क्या असर है, उसका कितना जो है बात की तासीर है, या वो कितना इफ़ेक्टिव है सोसाइटी के लिए। सेज व्हाट यानी कि मैसेज। कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट मीन डाटा क्या है, वो जो मैसेज है उसके बारे में वो क्या बात कर रहा है, वो किस हवाले से बात कर रहा है, उसके कंटेंट का एनालिसिस करना। इन विच चैनल मीडियम, यानी कि मीडिया का एनालिसिस करना, उसका जो मैसेज है वो न्यूज़पेपर के ज़रिए जा रहा है, उसका मैसेज रेडियो के ज़रिए जा रहा है, या उसका मैसेज जो है वो टेलीविज़न के ज़रिए जा रहा है। ये है मीडिया एनालिसिस। टू होम यानी कि ऑडियंस, उसकी ऑडियंस कौन है, ऑडियंस का एनालिसिस करना कि मैसेज को सुनने वाला तबका कौन सा है। जो आपका मीडियम होता है, जैसे कि अखबार पढ़ने वाला तबका एक अलग तबका है, रेडियो देखने वाला तबका अलग तबका है, और टीवी देखने वाला अलग है। तो जो मैसेज आप भेज रहे हैं, क्या उस तबके के लोग वो मीडियम यूज़ करते हैं। मतलब आपने कोई ऐसा मैसेज कन्वे किया जो कि ऐसे लोगों के लिए है जो ज़्यादातर टीवी देखते हैं, लेकिन आपने वो मैसेज रेडियो के ज़रिए कन्वे किया, तो क्या वो मैसेज पहुंचेगा लोगों तक? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो रेडियो नहीं सुनते। तो इसमें आपने ये देखना है मीडियम और रिसीवर का रिलेशन, इसमें देखना है कि जो रिसीवर्स हैं क्या उनके अकॉर्डिंगली मीडियम चूज़ किया गया है। देन विद व्हाट इफ़ेक्ट, फिर हम उसके असरात देखते हैं कि उसके असरात क्या हैं। असरात डिपेंड करते हैं मैसेज था क्या, मैसेज देने वाला कौन है, मैसेज जिस ज़रिए से दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो मैं आपको कह रही हूँ विद व्हाट इफ़ेक्ट वाली बात, कि मैं जो ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो मैं देखना चाहूँ कि बच्चों पे इसका क्या असर है। तो क्या मैं मैस कम्युनिकेशन की ही टीचर हूँ जो ये लेक्चर दे रही हूँ, क्या मेरा प्रीवियस नॉलेज है इसके बारे में, तो इससे आपके ऊपर असर अलग होगा। अगर कोई रॉ पर्सन सिर्फ बुक रीडिंग करके या कहीं से भी आपको ये लेक्चर डिलीवर करेगा तो उसका अलग से असर होगा आपके ऊपर। नंबर 2, मैंने जो मीडियम चुना है यानी कि यूट्यूब चैनल, क्या आप सारे सब्सक्राइबर हैं उसके। अगर आप उसके सब्सक्राइबर्स ही नहीं हैं जिनके लिए मैंने ये मैसेज बनाया है, तो मेरा मैसेज नहीं पहुंचेगा, तो गोया कोई असर ही नहीं है। नंबर 3, आपका कम्युनिकेशन के बारे में क्या बैकग्राउंड नॉलेज था,
आपने इसको कैसे लिया, तो इसके असरात को जज करना, ये लैज़वेल जो है उसका मॉडल का मेन जो है एलिमेंट है जो इसको थोड़ा सा इफ़ेक्टिव बनाता है, इस कम्युनिकेशन के मॉडल को। कम्युनिकेशन के लैज़वेल मॉडल के जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये डिफरेंट मैंने साइट से डाटा आपके लिए इसमें डाला है। आप इसमें से जो डाटा आपको सूटेबल लगता है आप उसको अपनी असाइनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं ये सारा डाटा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूँगी। इसके बाद अब हम साथ में देखेंगे कि ये जो मॉडल है क्या इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लिया गया, इसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म भी हुआ। इसके ऊपर 2 मेजर क्रिटिसिज्म्स हैं। पहला क्रिटिसिज्म ये है कि ये लीनियर मॉडल है जिसमें कि कम्युनिकेशन के बैरियर्स को नहीं देखा गया। मतलब इसमें कोई नॉइज़ का जिक्र नहीं है, कोई और ऐसी हर्डल्स का जिक्र नहीं है, सिर्फ यही है कि मैसेज बना और मैसेज किस तरह से किसके पास पहुंचा और उसके क्या असरात हुए। ज़रूरी नहीं है कि मैसेज पहुंचे। हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि नॉइज़ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मैसेज को उसकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में रुकावट पैदा करता है। इसमें उसका जिक्र नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें फ़ीडबैक का कोई जिक्र नहीं है। हम बार बार ये बात करते हैं कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो फ़ीडबैक के बगैर जो है वो नामुकम्मल है, तो इसमें फ़ीडबैक का कोई जिक्र नहीं है। इस वजह से ये 2 क्रिटिसिज्म इसके ऊपर किए गए थे। ठीक है, सेकंड जो मॉडल है वो हम पढ़ेंगे डेविड बर्लो का SMCR मॉडल, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बर्लो का जो मॉडल है जिसको हम सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, SMCR मॉडल। पिक्चर में जैसे आपको नज़र आ रहा है कि सोर्स, हमने क्या बात की थी सोर्स के बारे में कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हमारी रिवीजन हो जाएगी कि एक जो सोर्स है उसके पास पहला तो क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, दूसरा उसका एटीट्यूड, नंबर 3 उसका नॉलेज, नंबर 4 सोशल सिस्टम, नंबर 5 कल्चर। ठीक है, सोर्स जो है उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होनी चाहिए कि उसको बोलना आता हो, लिखना आता हो, पढ़ना आता हो, वो जितने भी हमारे कम्युनिकेशन के वेज़ हैं वो उनसे वाकिफ़ हो। एटीट्यूड का मतलब अपने सब्जेक्ट की तरफ उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप कितनी है, वो उसके बारे में कितना कंसर्निंग है। ठीक है, फिर बैकग्राउंड नॉलेज भी हमने डिस्कस किया था कि उसके पास कितना नॉलेज है, आया कि वो जिनको अपना मैसेज कन्वे कर रहा है उनकी सारी क्यूरीज जो है उनको, उनके सारे सवालात को, उनके उसके बारे में कंसर्न्स को फुलफ़िल कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर है सोशल सिस्टम, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होती। हर सोसाइटी में उनके बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझा जाता। जैसे हमारी जो सोसाइटी है, मैं क्लास में ये लेक्चर दे रही होती तो मे बी मैं इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको पढ़ा सकती हूँ, ज़्यादा बेहतर तरीके से इसके ऊपर आपके बिहेवियर को जज करती क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमारे यहाँ जो है टैबू समझा जाता है, इनके ऊपर बात नहीं की जाती। जैसे हमारे यहाँ अगर हम ये कोई ऐसा मैसेज कन्वे करते हैं, आप टेलीविज़न पे मैसेजेस देखते हैं फ़ीमेल्स के हवाले से किसी भी किस्म के, चाहे वो फैमिली प्लानिंग के हवाले से हैं या उनकी पर्सनल हाइजीन के हवाले से हैं या उनके कोई पर्सनल इश्यूज़ के हवाले से हैं, तो ऐसे एडवर्टीज़मेंट्स, ऐसे ड्रामाज, ऐसे मैसेजेस हमारे यहाँ मोस्टली लाइक नहीं किए जाते क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये समझा जाता है, हमारी नॉर्म्स में ये समझा जाता है कि इनके बारे में बात करना मुनासिब नहीं है। तो एक ऐसा मैसेज जो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर हो जो सोशल वैल्यूज़ के साथ रिलेट नहीं करता, जहाँ पे वो दिया जाना या उस सोसाइटी के लोगों में नापसंद किया जाता है, तो उसके हवाले से जो सोर्स है उसको अपने जहन में रखना चाहिए कि उसको कैसे अपने मैसेज को कन्वे करना है। फिर है कल्चर, के आपके कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें पसंद की जाती हैं, नापसंद की जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ मोस्टली ड्रामाज में अगर पसंद की शादी दिखाया जाए या कोई लड़की के हवाले से कोई बात करे तो ऐसे ड्रामास को एक मिला जुला सा फीडबैक मिलता है। कुछ लोग इस चीज़ को एडमायर करते हैं जो खुद ऐसा स्कूल ऑफ थॉट रखते हैं, जो हमारे लोग ऐसा स्कूल ऑफ थॉट नहीं रखते या जिनकी ट्रेनिंग इस हवाले से नहीं होती है, जिनका इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है या वो समहाउ किसी भी वजह से इस चीज़ को पसंद नहीं करते, तो वो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये टॉपिक उसी तरह से प्रेजेंट किया जाए जैसे कि लोगों की एक्सेप्टेंस हो। तो असल में सोर्स का काम ही यही होता है कि ऐसे मौज़ूआत को
जिन्हें हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा जो है पजीराई नहीं मिल सकती है, जिन्हें हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट समझा जाता है, उन्हें किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए। ठीक है। दूसरा है मैसेज। मैसेज में पहली चीज़ है कि उसका कंटेंट क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, वो अपने मैसेज को स्ट्रक्चर कैसे करता है, उसको कोड कैसे करता है। इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, ये हम पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फिर चैनल्स हैं कि जो ह्यूमन सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, जिसे हम हवासे खमसा भी कहते हैं। जनरली हमारा चैनल आम तौर पर बातचीत के लिए वही होता है, हेयरिंग, सुन के, देख के, टच करके, स्मेल करके या टेस्ट करके हम चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये हमारे चैनल्स हैं जो हमारी बॉडी को अब फीडबैक देते हैं, हमारी बॉडी को बताते हैं कि हमने क्या किया। जैसे किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमारा ब्रेन फ़ौरन हमें देता है ये फीडबैक कि ये गर्म है या ये ठंडा है, या इससे करंट लग रहा है, या इससे कोई पेन हो रही है। स्मेल करके हमारा ब्रेन हमें इंडिकेट करता है कि ये प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट है। टच करके चीज़ों को हमें पता चलता है ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, फ्लफ़ी हैं, किस तरह की हैं। इसी तरह से चीज़ों को देख के हम उनके बारे में, हमारा ब्रेन हमें इंडिकेट करता है कि वेदर दे आर प्रिटी, दे आर अगली, दे आर व्हाट आई मस्ट से अबाउट दैट, कि उनकी शक्ल शबाहत के बारे में हमें बताता है, सुन के हमें पता चलता है। फिर है रिसीवर। अब जो रिसीवर है उसके अंदर भी वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो सोर्स के पास है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स। एक शख्स बोल के बात कर रहा है लेकिन दूसरा शख्स सुन नहीं सकता, या एक शख्स लिख के बात कर रहा है, दूसरा शख्स पढ़ नहीं सकता, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो उसमें भी वो वाली कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए जो सोर्स ने यूज़ की है और वो दूसरा उसको अंडरस्टैंड कर सके। फिर जिस चीज़ के बारे में सोर्स का जो एटीट्यूड है उस सब्जेक्ट के बारे में, तो रिसीवर का एटीट्यूड क्या है उसके बारे में, रिसीवर का बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, रिसीवर किस सोशल सिस्टम से बिलोंग करता है, रिसीवर किस कल्चर से बिलोंग करता है। अगर हम यूरोपियन कल्चर की बात एशियन कल्चर में करें तो यहाँ के लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि हम उस कल्चर की ही बात नहीं करें। इसी तरह से हम सोशल नॉर्म्स को देख लें तो जो सोशल नॉर्म्स किसी इस्लामिक कंट्री की हैं वो किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में नहीं होंगी, उस हवाले से मे बी कि वो डिफ़र करें तो तब भी मैसेज जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ लिया था पहले भी। इसके बाद जो हमारा, हाँ इसमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हमारा डिस्कस होने से रह गया था। इसमें जो हमने अभी बात की है लैज़वेल मॉडल की, कि इफ़ेक्ट्स का पता चलना चाहिए कि असरात क्या हैं, इसमें इफ़ेक्ट्स का कोई ज़िक्र नहीं है। इसमें भी कम्युनिकेशन के बैरियर्स का कोई ज़िक्र नहीं है, इसमें भी नॉइज़ का कोई ज़िक्र नहीं है। ये भी एक लीनियर मॉडल है और इसमें भी फ़ीडबैक का कोई तज़किरा नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट हमारा मॉडल है वो हम पढ़ेंगे शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। शैनन एंड वीवर ये दो लोग हैं जिन्होंने मिलके ये मॉडल जो है जनरेट किया था और इस मॉडल को मदर ऑफ मॉडल्स कहा जाता है। ये मतलब इतना इसको ब्रीफ मॉडल समझा जाता है, ये इसको इतना इफ़ेक्टिव मॉडल समझा जाता है कि इसमें तकरीबन तमाम एलिमेंट्स को डिस्कस किया गया है। तो ये शैनन और वीवर है, ये दोनों अमेरिका से बिलोंग करते थे और इन्होंने 1949 में ये जो मॉडल है ये प्रेजेंट किया था। इनके मॉडल के भी 5 मेन जो हैं एलिमेंट्स हैं। पहला जो है इनका सेंडर या इंफॉर्मेशन का सोर्स है, दूसरा है इनका ट्रांसमीटर, तीसरा है इनका चैनल, चौथा है इनका रिसेप्शन या रिसीवर और पांचवा है इनका डेस्टिनेशन। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि डेस्टिनेशन और रिसीवर में डिफरेंस होता है। रिसीव तो मैसेज को हर कोई कर लेता है लेकिन वो मैसेज जिसके लिए होता है वो उसकी डेस्टिनेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपके अलावा पॉलिटिकल साइंस के, एजुकेशन के, सोशियोलॉजी के, इकनॉमिक्स के, इंग्लिश के या और सब्जेक्ट्स के बच्चे इसको सब्सक्राइब करते हैं और मेरी वीडियो सुनते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो हो सकती है लेकिन उनके पेपर के या सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उनके लिए कोई फ्रूटफुल चीज़ साबित नहीं होगी जैसा कि आपके लिए साबित होंगी। सो यू पीपल आर माई डेस्टिनेशन एंड एवरीबडी हु एवर लिसन्स दिस मैसेज, हु एवर वॉच दिस वीडियो इज़ माई रिसीवर। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन का सोर्स जो है जिसको कि हम सेंडर कहते हैं, ठीक है,
उसके बाद था एनकोडर। आपको याद होगा हमने ये भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एनकोडर जो है कोई भी ऐसी डिवाइस है जो आपकी आवाज़ को ट्रांसमिट करती है, ठीक है, किसी चैनल तक, फिर वो चैनल आगे ट्रांसमिट करता है जिसको कि हम रिसेप्शन या डिकोडर कहते हैं। उधर जाता है ये मैसेज हमारा और वहाँ से हमारे डेस्टिनेशन तक चला जाता है जो कि हमारे रिसीवर्स में से ही होते हैं। इसमें नॉइज़ का एलिमेंट भी उन्होंने शो कराया है कि नॉइज़, इन्होंने पहली बार बताया कि नॉइज़ एक ऐसी चीज़ है कि अगर चैनल जो ट्रांसमिट कर रहा है, जैसे टेलीविज़न है वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और हम उसके रिसीवर हैं, लाइट नहीं है तो दैट इज़ नॉइज़। स्क्रीन पे पिक्चर ट्यूब ख़राब हो गई है, पिक्चर नहीं आ रही, आवाज़ सिर्फ आ रही है, तो भी ये नॉइज़ है। हम किसी ऐसी गैदरिंग में बैठे हैं जहाँ पर हम उसको प्रॉपर सुन नहीं पा रहे, तो ये भी एक नॉइज़ है। हम किसी से मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं, आवाज़ प्रॉपर नहीं आती, ये नॉइज़ है। हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है, फ़ोन बंद हो जाता है, ये भी नॉइज़ है। इसी तरह से कोई भी डिवाइस जो कि हम अपने मैसेज को सेंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको दूसरे तक पहुंचने में जो भी हर्डल आएगी उसको नॉइज़ कहेंगे। इसमें इन्होंने फ़ीडबैक का तस्करा भी किया है कि रिसीवर से फ़ीडबैक लेना कि वो जो उसको मैसेज मिला है उसके ऊपर उसका रद्द-ए-अमल क्या है। इसीलिए इस मैसेज को एक कंप्लीट मॉडल को कंप्लीट मॉडल कहा जाता है और मदर्स ऑफ मॉडल कहा जाता है कि ये मोस्ट इफ़ेक्टिव और मोस्ट कम्प्रिहेंसिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जो है देखते हैं। क्रिटिसिज्म में इसका ये है कि ये मॉडल जो है सेंडर और रिसीवर पे बेस करता है और रिसीवर जो है उसका जो रोल है वो एक पैसिव उसका रोल प्ले करता है, ये इसके ऊपर है। इसके अलावा कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ वन वे प्रोसेस, इफ़ इट बिहेव लाइक दैट इट विल लूज़ इट्स स्ट्रेंथ। वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है कि वन वे प्रोसेस नहीं है, ये टू वे होता है, दोनों साइड से इसके ऊपर बात होनी चाहिए। शैनन वीवर मॉडल के बाद हम अपना फोर्थ और लास्ट जो मॉडल है वो पढ़ेंगे, दैट इज़ नॉन एज विल्बर श्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपको स्क्रीन पे ऑसगुड और श्रैम नज़र आ रहा होगा। विल्बर श्रैम इसका पूरा नाम है, जबकि ऑसगुड और श्रैम दो लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था। बेसिकली ये मॉडल विल्बर श्रैम का ही है, लेकिन ऑसगुड ने भी इसके ऊपर एक आर्टिकल में इसको डिस्कस किया था, लिहाजा ये इन दोनों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको एक सर्कुलर मॉडल कहा जाता है। ये भी इसमें है एनकोडर, इंटरप्रेटर, डिकोडर, देन डिकोडर, इंटरप्रेटर, एनकोडर। यानी कि मैं अपना मैसेज एनकोड कर रही हूँ, मेरा मैसेज गया, दूसरे ने डिकोड किया, फिर उसने इंटरप्रेट करके फिर उसने मुझे जो जवाब दिया तो उसने एनकोड किया, वो फिर मेरे पास आया तो वो डिकोड हो गया, जिसको कि फिर मैंने इंटरप्रेट किया। इसमें सिमेटिक जो नॉइज़ है उसका हम हवाला देंगे। हमने नॉइज़ की जो टाइप्स पढ़ी थी उनमें से सिमेटिक नॉइज़ का डिस्कस किया गया है। ये चार हमारे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं। इसके एडवांटेजेस हैं कि ये एक डायनामिक मॉडल है जो कि सिचुएशन जो है उसको चेंज करता है। इसके अलावा इसमें हम बात करते हैं कि इसमें जो कोई सेपरेट सेंडर और रिसीवर नहीं है, सेंडर और रिसीवर एट ए टाइम दोनों रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो फीडबैक का जिक्र किया गया है इसमें, और बस इसका एक ही एडवांटेज है कि इसमें सिमेट्रिक नॉइज़ जो है उसके बारे में बात नहीं की गई। ये टोटल चार हमारे मॉडल्स हैं। इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इनके एलिमेंट्स सब कुछ इसमें मौजूद है वीडियो में। मैं इनके जो आपका टेक्सचुअल जो इसके लिंक्स हैं वो भी आपको सेंड कर दूँगी ग्रुप में। आप इनकी सेपरेटली हर मॉडल की असाइनमेंट बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे। इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया है जो इंशाल्लाह ताला हम कल डिस्कस कर लेंगे और हमारा मिड का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। मिड के सिलेबस के हवाले से जो भी आपकी क्यूरीज़ वगैरह हैं आप ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।